नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आर पार और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही बीमारी का इलाज अगर दो अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कराया जाए तो उसका बिल इतना अलग क्यों आता है। एक हॉस्पिटल में किसी ट्रीटमेंट का खर्च कुछ लाख रुपए हो सकता है तो दूसरे हॉस्पिटल में उसी ट्रीटमेंट के लिए उससे काफी ज्यादा बिल आ सकता है। और परेशानी सिर्फ इलाज के खर्च की नहीं, जब मेडिकल एक्सपेंसेस लगातार बढ़ते हैं तो इसका सीधा असर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और परिवार की जेब पर भी पड़ता है। इसी बढ़ते मेडिकल कॉस्ट को कम करने के लिए सरकार और इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI एक बड़े बदलाव पर काम कर रही है। इसमें इलाज की स्टैंडर्डाइज्ड रेट्स, एक कॉमन हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट और नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज जैसे कदम शामिल हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या पूरे देश में एक बीमारी के इलाज की एक ही दर तय हो जाएगी? क्या इसी हॉस्पिटल के मनमाने बिल रुकेंगे और क्या इससे हेल्थ इंश्योरेंस सस्ता हो पाएगा? आइए पूरी कहानी को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले उस समस्या को समझते हैं जिसकी वजह से ये पूरा बदलाव देखने की जरूरत महसूस हुई। भारत में मेडिकल इन्फ्लेशन यानी इलाज और हेल्थ केयर से जुड़े खर्च में बढ़ोतरी काफी तेज है। दरअसल भारत में हेल्थ इन्फ्लेशन करीब 12 से 14% हर साल की दर से बढ़ रही है। मतलब अगर किसी ट्रीटमेंट का खर्च आज 1 लाख रुपए है तो आने वाले सालों में वही ट्रीटमेंट काफी महंगा हो सकता है। और इसका असर सिर्फ उन लोगों पर नहीं पड़ता जिनके पास इंश्योरेंस नहीं है। मेडिकल कॉस्ट बढ़ने का असर इंश्योरेंस कंपनीज पर भी पड़ता है क्योंकि उन्हें ज्यादा बड़े क्लेम्स का भुगतान करना पड़ता है। आखिरकार इसका असर प्रीमियम पर भी आ सकता है। यानी मेडिकल इन्फ्लेशन की ये समस्या पेशेंट, इंश्योरेंस कंपनी और पूरे हेल्थ केयर सिस्टम तीनों के लिए चुनौती बन रही है। अब इसे एक और आंकड़े से समझिए। भारत में हॉस्पिटल में भर्ती होने का औसत जो खर्च है वो प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काफी अलग बताया गया है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में औसत खर्च करीब 50,000 है तो वहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यही औसत खर्च करीब 6,500 रुपए यानी 6,500 बताया गया है। यानी दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। अब यहाँ सिर्फ इतना समझना जरूरी है कि प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्च ज्यादा होना अपने आप में गलत नहीं है। हॉस्पिटल्स की लोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टर फीस, टेक्नोलॉजी, रूम कैटेगरी और ट्रीटमेंट के तरीके के हिसाब से खर्च अलग हो सकता है। लेकिन समस्या तब आती है जब एक ही बीमारी या प्रोसीजर के लिए अलग अलग हॉस्पिटल्स में बहुत ज्यादा प्राइस डिफरेंस हो और पेशेंट को पहले से ये साफ ना हो कि आखिर उसे कितना खर्च करना पड़ेगा। अब यहीं से इस पूरे रिफॉर्म की सबसे बड़ी वजह सामने आती है। आज प्राइवेट हेल्थ केयर में एक ही बीमारी या प्रोसीजर के लिए अलग अलग हॉस्पिटल्स अपनी अलग अलग रेट्स रख सकते हैं। यानी पेशेंट के लिए पहले से ये समझना मुश्किल हो सकता है कि किसी ट्रीटमेंट का सही या रीजनेबल खर्च कितना होना चाहिए। और जब इंश्योरेंस का मामला आता है तो एक और समस्या जुड़ जाती है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज को 10 से 15% तक फ्रॉडलेंट या इनएप्रोप्रिएट इंश्योरेंस क्लेम्स का सामना करना पड़ता है। यानी कुछ क्लेम्स में गलत या अनुचित बिलिंग का मामला भी सामने आया है। इसलिए अब इंश्योरेंस कंपनीज और हॉस्पिटल्स के बीच सहमति से कुछ ट्रीटमेंट्स की स्टैंडर्ड रेट तय करने पर विचार किया जा रहा है। इसका मकसद ये नहीं है कि हर हॉस्पिटल में हर ट्रीटमेंट का बिल्कुल एक ही बिल होगा, बल्कि कोशिश ये है कि अलग अलग ट्रीटमेंट्स और प्रोसीजर्स के लिए एक से ज्यादा ट्रांसपेरेंट और स्टैंडर्ड प्राइसिंग फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा। अब समझिए कि स्टैंडर्डाइज्ड रेट्स का मतलब क्या है। मान लीजिए किसी ट्रीटमेंट के लिए इंश्योरेंस कंपनीज और हॉस्पिटल्स के बीच एक रीजनेबल रेट पर एग्रीमेंट हो जाता है तो उस ट्रीटमेंट की बिलिंग के लिए एक तय बेंचमार्क मौजूद होगा। इससे पेशेंट को भी अंदाजा लगाने में मदद मिल सकती है कि ट्रीटमेंट का खर्च किस रेंज में होना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी क्लेम वेरीफाई करना भी फिर वो आसान हो सकता है और हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में पेमेंट को लेकर होने वाले विवाद कम किए जा सकते हैं। यानी एक तरफ पेशेंट को ज्यादा ट्रांसपेरेंसी मिल सकती है, दूसरी तरफ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए क्लेम्स प्रोसेस करना आसान हो जाएगा। इसी दिशा में एक कमेटी भी बनाई गई है जिसकी अध्यक्षता IRDAI के प्रमुख कर रहे हैं। लेकिन सरकार और रेगुलेटर की योजना सिर्फ हॉस्पिटल रेट्स तक सीमित नहीं है। इंश्योरेंस सेक्टर में एक कॉमन हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लाने की भी परिकल्पना की गई है। इसके तहत सभी इंश्योरेंस कंपनीज को अपनी मौजूदा पॉलिसीज के साथ एक कॉमन हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफर
ऑफर करना जरूरी किया जा सकता है। इसका मकसद है कि अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज में कुछ बेसिक कवरेज और ट्रीटमेंट रिलेटेड टर्म्स को स्टैंडर्डाइज किया जा सके, क्योंकि आज कई बार कंज्यूमर के लिए ये समझना मुश्किल होता है कि उसकी पॉलिसी में कौन सा ट्रीटमेंट कवर्ड है और कौन सा नहीं। अलग अलग कंपनीज की पॉलिसीज में कवरेज और कंडीशंस अलग हो सकती हैं। कॉमन प्रोडक्ट आने से कंज्यूमर को पॉलिसीज को कंपेयर करने और अपनी ज़रूरत के हिसाब से समझने में आसानी हो सकती है। अब कॉमन प्रोडक्ट के साथ एक और ज़रूरी बदलाव पर काम हो रहा है। एक्सेप्टेड ट्रीटमेंट्स की एक समान लिस्ट तैयार करने की बात है। आसान भाषा में समझें तो अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज ये साफ तरीके से बताएं कि कौन कौन से ट्रीटमेंट्स और प्रोसीजर उनकी स्टैंडर्ड कवरेज में आते हैं, तो कंज्यूमर के लिए पॉलिसी समझना आसान होगा। आज कई लोगों को पॉलिसी खरीदते समय सिर्फ प्रीमियम दिखाई देता है, लेकिन असली परेशानी तब सामने आती है जब हॉस्पिटलाइजेशन होता है और पता चलता है कि किसी ट्रीटमेंट का कवरेज अलग है या कुछ कंडीशंस लागू हैं। एक कॉमन लिस्ट इस कंफ्यूजन को कम करने की कोशिश कर सकती है। अब आते हैं इस पूरे रिफॉर्म के एक और बड़े हिस्से पर, नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज। नाम थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन इसका काम आसान भाषा में समझिए। अभी हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी के बीच क्लेम और बिलिंग से जुड़ा डेटा अलग अलग फॉर्मेट्स में हो सकता है। नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज एक कॉमन प्लेटफॉर्म और कॉमन फॉर्मेट उपलब्ध कराने की दिशा में काम करेगा। इससे हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम्स और बिलिंग डेटा को ज्यादा स्टैंडर्डाइज तरीके से शेयर कर सकेंगे। फिर इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्लेम की जानकारी वेरीफाई करना आसान हो सकता है और अलग अलग वेरिफिकेशन जल्दी होता है तो क्लेम सेटलमेंट का प्रोसेस भी तेज हो सकता है। अब इन सभी बदलावों को एक साथ जोड़कर देखिए। अगर ट्रीटमेंट के स्टैंडर्ड रेट्स हों तो बिलिंग का फॉर्मेट ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा और हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनीज के बीच क्लेम डेटा एक कॉमन सिस्टम से शेयर हो तो गलत बिलिंग और फ्रॉडलेंट क्लेम्स को आइडेंटिफाई करना आसान हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी ट्रीटमेंट की तय बेंचमार्क रेट से बहुत ज्यादा बिलिंग दिखाई देती है तो उस क्लेम को ज्यादा आसानी से रिव्यू किया जा सकता है। यानी पूरा सिस्टम सिर्फ पेशेंट के खर्च को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि इंश्योरेंस सिस्टम में होने वाले फ्रॉड और गलत बिलिंग को भी कम करने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल यह है कि इन सभी रिफॉर्म्स का बड़ा मकसद क्या है, मोटिव क्या है? मकसद है हेल्थ इंश्योरेंस को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इंश्योरेंस पर होने वाला खर्च जीडीपी के 4% से भी कम है, जबकि ग्लोबल एवरेज 7% से ज्यादा बताया गया है। यहाँ ध्यान दें कि ये एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बल्कि रिपोर्ट में दिए गए थ्रेशोल्ड्स हैं। भारत में 4% से कम और ग्लोबल एवरेज 7% से ज्यादा। यानी भारत में हेल्थ इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने के लिए अभी काफी स्कोप है और अगर इलाज का खर्च लगातार बढ़ता रहा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए इंश्योरेंस जरूरी होता जाएगा। इसलिए सरकार और रेगुलेटर एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जिसमें कंज्यूमर को पॉलिसी समझने में आसानी हो, ट्रीटमेंट की कॉस्ट ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो और क्लेम्स का प्रोसेस भी बेहतर हो। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2025 को खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर में भारत के हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट ने करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का प्रीमियम जनरेट किया और इस मार्केट में 40 से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनीज काम कर रही हैं। यानी ये कोई छोटा सेक्टर नहीं है। जैसे जैसे लोग हेल्थ इंश्योरेंस खरीदेंगे और मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, इस मार्केट की इंपॉर्टेंस भी बढ़ती जाएगी। इसलिए प्राइसिंग, कवरेज और क्लेम्स को लेकर स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत भी ज्यादा महसूस हो रही है। अब पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा समझिए। आपको इससे फायदा क्या होगा? अगर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट रेट्स लागू होते हैं तो हॉस्पिटल चार्जेस को लेकर ज्यादा क्लैरिटी मिल सकती है। कॉमन इंश्योरेंस प्रोडक्ट और एक्सेप्टेड ट्रीटमेंट लिस्ट से पॉलिसी के कवरेज समझना आसान हो सकता है। नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज से क्लेम वेरिफिकेशन और सेटलमेंट का प्रोसेस तेज हो सकता है और अगर फ्रॉडलेंट क्लेम्स और गलत बिलिंग कम होती है तो लंबे समय में हेल्थ केयर कॉस्ट की तेजी को कम करने में मदद मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, ये सभी बदलाव अभी काम और
चर्चा की प्रक्रिया में है। इसलिए अभी ये कहना सही नहीं होगा कि कल से पूरे देश में हर ट्रीटमेंट का एक ही रेट लागू हो जाएगा। असल बदलाव तब दिखेगा जब स्टैंडर्ड रेट्स, कॉमन प्रोडक्ट और क्लेम एक्सचेंज का इम्प्लीमेंटेशन जमीन पर शुरू होगा। तो कुल मिलाकर सरकार और IRDAI का ये पूरा प्रयास सिर्फ इलाज की कीमत तय करने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा मकसद है, मेडिकल कॉस्ट की तेजी को कम करना, इंश्योरेंस सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे में लाना। अगर स्टैंडर्ड रेट्स, कॉमन हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट और नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज सही तरीके से लागू होते हैं तो आने वाले समय में पेशेंट को हॉस्पिटल बिल समझना आसान हो सकता है, इंश्योरेंस क्लेम्स का प्रोसेस बेहतर हो सकता है और फ्रॉडलेंट बिलिंग पर भी लगाम लग सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, क्या इन रिफॉर्म से वास्तव में इलाज का खर्च कम होगा या सिर्फ बिलिंग और इंश्योरेंस का सिस्टम ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनेगा? इसका जवाब इन योजनाओं के फाइनल रूल्स और ग्राउंड लेवल इंप्लीमेंटेशन के बाद ही साफ होगा।